तो इस वीडियो में हम 10th क्लास का चैप्टर 1 पढ़ेंगे, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ये मैं आपको सपोर्ट मटेरियल से पढ़ा रहा हूँ क्योंकि जो 10th का एग्जाम होता है उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन सपोर्ट मटेरियल से ही आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का ये माइंड मैप दिया हुआ है जो कि आप पढ़ सकते हो। नीचे हम सब ये पढ़ेंगे, सब कुछ A to Z। तो देखिए, उन्होंने सबसे पहले कंकाली समीकरण दे दिया, संतुलित समीकरण दे दिया। तो इसको समझने से पहले हमें कुछ बेसिक समझना पड़ेगा, तो वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो देखिए, रासायनिक अभिक्रिया शुरू करने से पहले आपको दो परिवर्तन जानने पड़ेंगे जो कि आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो। रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन। रासायनिक यानी केमिकल चेंज और भौतिक परिवर्तन यानी फिजिकल चेंज। तो देखिए, रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं? जब एक पदार्थ का नए पदार्थ में परिवर्तन होता है और नए पदार्थ के सभी गुण पुराने पदार्थ से अलग होते हैं, है ना। जैसे कि एक एग्जांपल लीजिए, जैसे आप दूध लीजिए, दूध का क्या किया आपने? दही बना दिया। तो जो दूध है और जो दही बना आपका, तो इन दोनों के क्या है? गुण अलग अलग हैं। तो जो पुराने पदार्थ से जो नया पदार्थ बन गया, क्या हुआ? दोनों के गुण अलग अलग है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? केमिकल चेंज यानी कि रासायनिक परिवर्तन। अब देखिए, भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं? भौतिक परिवर्तन जब एक पदार्थ का नए पदार्थ में परिवर्तन होता है यानी बदलाव होता है और नए पदार्थ के सभी गुण पुराने पदार्थ के एक जैसे ही होते हैं। दोनों का क्या होता है? गुण यानी कि क्वालिटी एक जैसी होती है। जैसे कि आप क्या लीजिए, जैसे आपने पानी ले लिया, ठीक है, पानी ले लिया, इसको क्या आपने इसको फ्रीजर में रख के क्या किया? जमा दिया आपने, यानी देखिए आपने इसको आइस क्यूब बना दिया। तो क्या हुआ? अभी क्या कर सकते हैं हम? तो देखिए, जो इसके गुण है वही बर्फ के भी वही गुण होंगे क्योंकि क्या है? पानी तो पानी है और बर्फ भी किससे बना है? पानी से। तो दोनों के जो क्वालिटी है वो एक जैसी है। और ये जो बर्फ बना है उसे हम दोबारा से पानी बना सकते हैं। लेकिन जो केमिकल चेंज यानी रासायनिक परिवर्तन था, तो उसमें क्या आप जो दूध से आपने दही बनाया था, क्या आप दही से दोबारा दूध बना सकते हैं? नहीं। तो इसमें ये दो चीजें डिफरेंस है, रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन। ठीक, आप समझ गए। तो अब देखिए, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? तो देखिए, रासायनिक अभिक्रिया वह प्रक्रिया है यानी एक प्रोसीजर है जिसमें नया पदार्थ नए गुणों यानी नई क्वालिटी के साथ बनता है ना। देखिए, वह प्रक्रिया है जिसमें नया पदार्थ नए गुणों के साथ बनता है। देखिए, आपने जैसे मैंने आप एक देखिए एग्जांपल लिखा है, जैसे मैंने क्या किया? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को क्या क्या रिएक्ट कराया। तो ये एक प्रोसीजर यानी अभिक्रिया हो गई, है ना। और इससे क्या हुआ? एक नया पदार्थ बन गया। तो ये क्या हो गया? रासायनिक अभिक्रिया हो गई। ठीक है, अभी मैंने रासायनिक परिवर्तन जाना, जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है वो रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। यानी हमने एक ये अभिक्रिया करी जिसमें रासायनिक परिवर्तन आया, जिसकी वजह से ये रासायनिक अभिक्रिया हो गई, है ना। तो अब देखिए, अब ये दो चीज भी आपको समझना है, अभिकारक और उत्पाद। अभिकारक क्या होता है? रिएक्टेंट। उत्पाद क्या होते हैं? प्रोडक्ट। देखिए, अभिकारक ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उन्हें अभिकारक यानी रिएक्टेंट कहते हैं। देखिए, अब इसमें क्या क्या? देखिए, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये दोनों क्या कर रहे हैं? हिस्सा ले रहे हैं, भाग ले रहे हैं किसी अभिक्रिया में। ये देखिए, अभिक्रिया में ये दोनों भाग ले रहे हैं ना, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। तो ये क्या हो गए? ये अभिकारक। ये एक अभिकारक मैग्नीशियम हो गया और एक ऑक्सीजन हो गया। तो ये दोनों क्या हो गए? रिएक्टेंट हो गए। दो रिएक्टेंट है यहाँ पे। और देखिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। तो देखिए, ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उन्हें उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट कहते हैं। तो देखिए, इस अभिक्रिया में किसका निर्माण हुआ? मैग्नीशियम ऑक्साइड का। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट। अगर आप 11th में भी साइंस लोगे तो आप सभी का नाम क्या करें? इंग्लिश में ही याद रखें, नहीं तो आपको आगे दिक्कत होगी थोड़ी बहुत। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप इंग्लिश में ही सबका नाम याद रखें। अभिकारक को रिएक्टेंट कहते हैं, उत्पाद को प्रोडक्ट कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया को केमिकल रिएक्शन कहते हैं। अब देखिए, इनके रासायनिक अभिक्रियाओं के उदाहरण तो आप जानते हैं, नहीं जानते तो ये देखिए, भोजन का पाचन हो गया, श्वसन हो गया, लोहे पर जंग लगना, मैग्नीशियम फीते का जलना, दही का बनना, है ना, और भोजन को पकाया जाना, ये सब क्या होता है? ये सब क्या है? रासायनिक अभिक्रिया के एग्जाम्पल है। अब देखिए, ये जो मैंने आपको रिएक्शन यहाँ पे लिख के दिखाई है, इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी ले लीजिए। तो ये क्या है? ये मैग्नीशियम है ना। तो हम क्या करते हैं? एक मैग्नीशियम रिबन लेते हैं और उसको हम जलाते हैं।
तो जब उसको चलाते हैं तो क्या होता है, चमकदार सफेद रंग की क्या होती है, लो होते हैं ना, जैसे मोमबत्ती की लो जानते हैं ना, पीली रंग की होती है, और जो गैस हम जलाते हैं जिस पर खाना बनाते हैं वो नीली रंग की होती है। तो ऐसे मैग्नीशियम को जब जलाते हैं तो सफेद रंग की लो होती है ना। और क्या किसका निर्माण होता है, सफेद चूर्ण यानी राख का बनता है। वो राख क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, ये सफेद रंग का राख, जो राख नहीं बन के आती है तो वो होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। देखिए इसकी बारे में सुन लीजिए। देखिए मैग्नीशियम रिबन का दहन करने पर वह चमकदार श्वेत यानी सफेद लो के साथ जलता है और श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। यह मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण है। तो आप समझ गए ना, जो राख हमारे पास बन के आती है नहीं, चूर्ण जो बन के आता है वो क्या मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। और जब मैग्नीशियम को जलाते हैं तो ऑक्सीजन के द्वारा ही जलेगा, बिना ऑक्सीजन के तो कुछ जल नहीं सकता, इसलिए ऑक्सीजन यहाँ पे रिएक्ट करिए तो सफेद रंग की ज्वाला पैदा होती है, लो पैदा होती है ना, चमकदार बिल्कुल। तो आप ये भी समझ गए। अब देखिए रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण, प्रेक्षण या ऑब्जर्वेशन। देखिए ये जो नीचे दी हुई है आपको ये चार चीजें दे रखी हैं, इससे आप क्या वो पता कर सकते हैं किसी भी एक से कि यहाँ पे यह निर्धारित कर सकते हैं कि यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हुई है कि नहीं। ये चार चीज देख के इनमें से किसी एक से, देखिए निम्नलिखित किसी भी निरीक्षण से हम निर्धारित कर सकते हैं कि यह एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं। ठीक है, निम्नलिखित यानी कि नीचे, ये नीचे लिखे गए, ये देखिए चार लिखे ना, ये इनमें से कोई एक चीज देख के आप पता कर सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई है। तो देखिए मैं समझा देता हूँ। पहला क्या है, अवस्था में परिवर्तन, है ना, अवस्था में यानी कि जैसे पहले पानी था, है ना, अब पानी से हमने क्या किया था, बर्फ बना दिया था, लेकिन ये क्या है हमारा फिजिकल चेंज है ना, यानी कि भौतिक परिवर्तन है, तो ये रासायनिक में नहीं आएगा। जैसे हमने दूध लिया था, है ना, दूध का क्या किया था, दही बना दिया था। तो देखिए इन दोनों की अवस्था में परिवर्तन आ गया, पहले दूध कैसा था, अब देखिए दही थोड़ा सॉलिड टाइप में हो गया, है ना। जैसे यहाँ पे भी देखिए दही का बनना एग्जाम्पल दिया है ना। तो ये रासायनिक यानी अवस्था में परिवर्तन। रंग में भी परिवर्तन आ जाता है कई सारी रिएक्शनों में। और तापमान में परिवर्तन आता है, किसी का तापमान बढ़ता है किसी का घट जाता है। और देखिए गैस का उत्सर्जन होता है, यानी गैस का भी निर्माण होता है, जैसे इस नीचे वाले में दिया है। देखिए जिंक प्लस में सल्फ्यूरिक एसिड किया तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन गैस का क्या हुआ, उत्सर्जन हो रहा है। ठीक है, समझ गए, अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन और तापमान में परिवर्तन यानी बदलाव, और गैस का भी उत्सर्जन निर्माण। अब देखिए रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित करना, तो ये भी मैं आपको बिना किसी चीज के, बिना किसी दिक्कत के बता देता हूँ। ये बिल्कुल आराम से आप समझ जाएंगे, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो देखिए रासायनिक परिवर्तन ये सिंपल है, बिल्कुल सिंपल। देखिए रासायनिक परिवर्तन क्या होता है ना, सब उससे पहले हम क्या समझते हैं, रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, देखिए रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया का सांकेतिक भाषा में निरूपण करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, ये मैं अपने शब्दों में बता रहा हूँ। ये देखिए रासायनिक समीकरण में क्या लिखा, रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है। रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रतीक या अभिकारक और उत्पादों के रासायनिक सूत्र उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखे जाते हैं। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया था, किसी भी अभिक्रिया को सांकेतिक रूप, अब देखिए इन्होंने क्या किया, सांकेतिक रूप में लिखा। जैसे ये जिंक मिलके कर रहे थे तो इन्होंने देखो जिंक का सिर्फ Zn यानी रासायनिक सूत्र लिखा है। इसमें भी देखिए यहाँ पे लिखा है कि आप क्या कर सकते हैं, प्रतीक को तत्वों के प्रतीक से लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे प्रतीक लिखे हैं तत्वों के, जिंक का Zn, सल्फ्यूरिक अम्ल को ऐसे लिखते हैं, इसका प्रतीक ये होता है रासायनिक सूत्र। तो ये क्या कहलाता है, हमारा रासायनिक समीकरण। तो इसकी डेफिनेशन सिंपल ये बनती है, किसी रासायनिक अभिक्रिया का सांकेतिक भाषा में निरूपण करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो ये आप सिंपल, आपको पता चल गया रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। रासायनिक समीकरण जब हम क्या करते हैं, जो हमारे अभिकारक यानी रिएक्टेंट होते हैं और जो उत्पाद होते हैं उनको क्या करते हैं, उनके क्या करते हैं, तत्वों के प्रतीकों में लिखते हैं, तो वो रासायनिक समीकरण बन जाता है। यानी प्रतीक द्वारा हमने दर्शा दिया तो क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब देखिए शब्द समीकरण क्या होता है, जब हम शब्दों में लिखते हैं, जैसे जिंक पूरा शब्द में लिखा है, ऐसे इंग्लिश में जिंक लिखेंगे और सल्फ्यूरिक एसिड लिखेंगे इंग्लिश में, तो ये क्या होता है, शब्द समीकरण कहलाएगा। ये देखिए हमारे ये अभिकारक है, ये उत्पाद रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, क्योंकि यहाँ पे देखिए जिंक और सल्फ्यूरिक दो अभिकारक हैं और यहाँ पे भी प्रोडक्ट बन के आया है। तो आप ये रासायनिक समीकरण सिंपल समझ गए।
अब देखिए रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना, तो देखिए इस मेथड ये जो रासायनिक अभिक्रिया है उसको संतुलित करने की विधि यानी मेथड को क्या बोलते हैं, हीट एंड ट्रायल मेथड। ये आप एक नंबर में पूछ ले सकता है, तो ये आप याद कर लीजिएगा सिंपल। अब देखिए क्या अगर रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित क्यों करते हैं हम, है ना। रासायनिक अभिक्रिया आपको पता चल गई और उसका हमने एक समीकरण लिखते हैं, है ना। जैसे समीकरण लिखा हुआ है तो इसको हम संतुलित करते हैं। संतुलित क्यों करते हैं, किस वजह से करते हैं, तो ये होता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालन करने के लिए करते हैं। अब द्रव्यमान संरक्षण का नियम मैं आपको बता देता हूँ। देखिए किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। ये सिंपल है। जैसे आपने कोई भी अभिक्रिया कराई तो उसमें ना तो द्रव्यमान बनेगा और ना ही उसका विनाश होता है, ना ही घटेगा ना ही बढ़ेगा, समान रहेगा। जैसे अभी अपनी पृथ्वी पे जितना पानी है टोटल, ना तो उसमें कभी भी बढ़ोतरी हो सकती है और ना ही कमी हो सकती है। तो वही वाला यहाँ पे सिंपल फंड आएगा कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम यही है कि ना तो द्रव्यमान का निर्माण होगा और ना ही द्रव्यमान का क्या होगा, विनाश। यानी द्रव्यमान को क्या कहते हैं, मास कहते हैं। अब देखिए, है ना, अतः रासायनिक अभिक्रिया के पहले और उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान रहती है। यानी पहले और ये देखिए, जैसे कि यहाँ पे ये देखिए, जैसे यहाँ पे जिंक, यहाँ पे पहले क्या था जिंक, और ये देखिए क्या है यहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल है। इन दोनों का क्या हुआ, रिएक्शन हुआ, तो देखिए यहाँ पे जिंक सल्फर बना और हाइड्रोजन गैस में। तो देखिए इन दोनों के क्या है, द्रव्यमान समान। देखिए यहाँ पे जिंक के कितने अणु हैं, जिंक के कितने परमाणु हैं, यानी कि एटम एक है, यहाँ पे भी एक है, ये संतुलित है यानी बैलेंस है। H2 यानी हाइड्रोजन भी दो है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन दो है, यहाँ पे सल्फर एक है, यहाँ पे भी सल्फर एक है, और ऑक्सीजन कितने हैं, चार है, और यहाँ पे भी ऑक्सीजन चार है। तो ये क्या है, ये हमारी बैलेंस इक्वेशन यानी बैलेंस यानी संतुलित समीकरण है ना। तो यही संतुलित का हम इसीलिए संतुलित करते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है ना ही विनाश, तो उसे संतुलित। देखिए तो संतुलित करने की विधि को क्या कहते हैं, हीट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं, है ना। अब देखिए, अब ये ऊपर वाला जो हमने पोर्शन छोड़ा था उसे भी बता देते हैं। अब देखिए कंकाली समीकरण क्या होता है, संतुलित समीकरण क्या होता है। समीकरण आप समझ गए क्या होता है। अब ये कंकाली क्या है और संतुलित क्या है, तो देखिए कंकाली समीकरण क्या होते हैं, असंतुलित समीकरण होते हैं जो कि संतुलित नहीं होते हैं। तो ये टेबल आपको गलत दी हुई है, ये सारे देखिए संतुलित हैं, ये सारी जितनी भी रिएक्शंस हैं ये देखिए सारे संतुलित हैं। ये देखिए कंकाली समीकरण का ये देखिए एग्जांपल, ये देखिए मैंने लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा रफ कर देता हूं मैं। देखिए देखिए तो क्या ये देखिए मैग्नीशियम यहाँ पे कितना है, एक, है ना, और यहाँ पे ये ऑक्सीजन दो है, यहाँ पे थोड़ा सा ये भी मिट गया, है ना। यहाँ पे ऑक्सीजन के दो अणु है, यानी मैग्नीशियम एक है और ऑक्सीजन भी दो है, दोनों ने रिएक्ट किया तो यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। तो ये देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन दो है, यहाँ पे लेकिन एक है, तो ये क्या हो गया, ये असंतुलित हो गया। तो इसको हम क्या कहते हैं, कंकाली समीकरण यानी स्केलेटन इक्वेशन। ठीक है, स्केलेटन इक्वेशन है ये हमारा, कंकाली समीकरण है। तो ऐसे समीकरणों को कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए सिंपल लिखा भी, कंकाली समीकरण प्राय असंतुलित समीकरण होते हैं जो कि असंतुलित होते हैं, जिनके द्रव्यमान बराबर नहीं होते हैं, है ना। किंतु कुछ समीकरण ऐसे भी होते हैं जिन्हें संतुलित करने की आवश्यकता नहीं होती है ना, समझ गए। और ये देखिए सब देखिए बैलेंस है। अब देखिए संतुलित समीकरण, देखिए कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये भी देखिए संतुलित हैं ये सारे। संतुलित समीकरण देखिए दोनों तरफ के क्या है, द्रव्यमान बराबर है, तो ये संतुलित हो गए। तो आप ये भी समझ गए, है ना, कंकाली समीकरण और संतुलित समीकरण भी समझ गए। अब आपको हीट एंड ट्रायल मेथड बताते हैं हम। हीट एंड ट्रायल मेथड क्या है, देखिए हीट एंड ट्रायल मेथड, देखिए यहाँ पे पढ़ोगे रासायनिक समीकरण लिखकर प्रत्येक सूत्र के चारों ओर बॉक्स बना लीजिए। अब देखिए बॉक्स बनाओगे, फिर दूसरा क्या, समीकरण उपस्थिति विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या नोट कीजिए। अब टेबल बनाओगे, फिर परमाणु ये सबके परमाणु, अब ये इतनी टेबल बनाने में अब इसी में आपको 10-15 मिनट चला जाएगा। फिर ये बॉक्स बनाओगे, इसमें एक आध मिनट चला जाएगा, ऐसे तो आपका सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए मैं आपको सिंपल बता देता हूँ कि आप कैसे करेंगे।
तो आपको क्या करना, आप पहले इक्वेशन लिख लीजिए। जैसे कि ये मेरे पे एक इक्वेशन, सबसे पहले चलिए ऊपर वाली करते हैं। ये देखिए सबसे पहले ये इक्वेशन है, तो इसमें देखेंगे सबसे ज्यादा परमाणु किसके हैं, यानी एटम किसके, तो ऑक्सीजन के हैं, 2 हैं। तो हम क्या करेंगे, आप ऑक्सीजन को बराबर करेंगे, है ना। तो आपके लोग क्या करोगे कि यहाँ पे 2 ऐसे लगा दोगे, जो कि आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कभी भी कुछ नहीं करते, हम इसे छेड़ेंगे ही नहीं। यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें जो भी करना है इनके फ्रंट में लिखना है, यहाँ पे फ्रंट में। तो यहाँ पे आप क्या कर दोगे, सिंपली 2 लिख दोगे। क्या करोगे, सिंपल 2 लिख दोगे। तो ये क्या, 2 क्या, ये ऑक्सीजन से मल्टीप्लाई करके ऑक्सीजन को 2 कर देगा, है ना। इसका मतलब क्या, हमने ये जो 2 लिखा है इसका मतलब है कि यहाँ पे हमने क्या किया, ऑक्सीजन को दुगना कर दिया है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो गया, अब 2 हो गए, लेकिन ये क्या है, ऑक्सीजन के साथ मैग्नीशियम भी लगा हुआ है। तो ये 2 क्या है, ये मैग्नीशियम को भी दुगना कर देगा। तो जिसकी वजह से अभी भी ये क्या है, असंतुलित यानी अनबैलेंस है, बैलेंस नहीं है अभी। तो अब हम क्या करेंगे, अब इधर भी हमको क्या करना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 2 ऐसे लगाना पड़ेगा। सॉरी ये गलत हो गया थोड़ा सा। क्या करना पड़ेगा, ऐसे 2 लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए मैग्नीशियम आपके यहाँ पे कितने हो गए, 2, यहाँ पे भी 2 हो गए, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 2, और यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2 हो गए। तो ये क्या हो गई, बैलेंस हो गई। अब देखिए आप, थोड़ी बड़ी वाली क्वेश्चन में बता देते हैं आपको। अब देखिए रिएक्शन में बताते हैं सबसे बड़ी। तो देखिए इसमें क्या, सबसे पहले सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स किसके हैं, ऑक्सीजन के हैं ना, सबसे ज्यादा एटम, सबसे ज्यादा परमाणु किसके हैं, ऑक्सीजन के। तो अब हम यहाँ पे क्या, एक ही है तो इसको क्या करेंगे, संतुलित। तो मैंने क्या कहा था, सबसे पहले क्या करेंगे, इनके पीछे कुछ भी नहीं लगाना, पीछे इनके कुछ भी नहीं करना, जो भी करना है हमको यहाँ आगे करना है। तो क्या करेंगे, यानी यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि ये थोड़ा सा मैं सही कर देता हूँ। देखिए ये कर दिया 4 से मल्टीप्लाई। तो यानी अब ये क्या करेगा, ऑक्सीजन को 4 गुना बढ़ा देगा। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हो गए, 4 हो गए, लेकिन ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन भी जुड़ा है, यानी कि ये क्या करेगा, हाइड्रोजन को भी 4 गुना कर देगा, नहीं 4 दूनी 8। अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए, 8 हो गए, यानी कि यहाँ पे तो 2 ही रह गए, लेकिन यहाँ पे कितने हो गए, 8 हो गए। अब हमें हाइड्रोजन को भी बराबर करना पड़ेगा, तो इसके लिए भी क्या करेंगे, हम यहाँ पे 4 लगा देंगे। 4 लगा दिया, यानी कि ये कितने हो गए, अब ये भी 8 हो गए, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 8 हो गए, यहाँ पे ऑक्सीजन भी 4 हो गए, और यहाँ पे ऑक्सीजन 4 हो गए। तो ये सब बराबर हो गए, लेकिन अब क्या, आयरन, Fe को क्या बोलते हैं, आयरन यानी फेरस। आयरन तो यहाँ पे 3 है, लेकिन यहाँ पे 1 है, तो इसको संतुलित करने के लिए करेंगे इसके आगे, क्या करेंगे, आगे 3 लगा देंगे। यहाँ पे मत लगा देना गलती से, कई लोग यहाँ पे छोटा सा 3 लगा देते हैं, जिससे पूरी इक्वेशन ही गलत हो जाती है, समझ गए। तो ये हमेशा क्या करेंगे, आगे लगाएंगे। देखिए मैंने हर जगह देखिए आगे लगाया है ना। तो देखिए इन्होंने वाले देखिए नीचे रिएक्शन भी दी हुई है, देखिए इन्होंने ये किया, फिर टेबल बनाया, ये थोड़ी सी ये यहाँ पे मिसप्रिंट हुई है, यहाँ पे नीचे से। तो देखिए इन्होंने ये देखिए ये सब किया, जो कि मैंने आपको सिंपल बताया। देखिए इन्होंने देखिए बाहर सबसे आगे लिखा है इनके, देखिए पीछे कहीं पे भी इन्होंने छेड़छाड़ नहीं करी। देखिए ये देखिए, ये देखिए 3, देखिए मैच करिए आप, देखिए वही है, डिट्टो वही है। अब देखिए जिसमें जो बताने वाला है इनके पॉइंट में, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए अभिकारकों एवं उत्पादन रिएक्टेंट एवं प्रोडक्ट की भौतिक यानी फिजिकल अवस्था लिखना। जैसे कि देखिए ठोस यानी सॉलिड को क्या कहते हैं, एस से प्रदर्शित करते हैं, द्रव को यानी लिक्विड को एल से, गैस है ना, गैसीय अवस्था, और जलीय विलयन को AQ से, है ना। जलीय विलयन क्या होता है, जो कि सॉल्यूशन होते हैं हमारे, लिक्विड घोल होते हैं किसी का घोल, है ना। तो देखिए यहाँ पे आयरन क्या था, सॉलिड में, इसलिए एस से लिखा। H2O क्या थी, हमारी गैस, यानी जो हमारे वायु मंडल में यानी एटमोस्फेयर में जो एटम जल होता है भाप के रूप में, वो लिखा है, वाटर वेपर। और देखिए यहाँ पे भी क्या है, सॉलिड है, आयरन ऑक्साइड। और हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन क्या है, गैस के रूप में। और देखिए ये 6th क्या कह रहा है, कुछ अवस्था परिस्थितियों जैसे ताप, दाब या उत्प्रेरक आदि को भी तीर के निशान के ऊपर लिखते हैं, है ना। ये जैसे कि हमने कोई आप अपनी तरफ से हीट देके करते हैं रिएक्शन, या दाब देके रिएक्शन यानी प्रेशर देके रिएक्शन करते हैं, तो हम क्या करते हैं, तीर है ना, तो इसके ऊपर लिखते हैं हम, इसके ऊपर। जैसे ताप यानी कि हमने हीट दी, तो हीट का सिंबल क्या होता है, ट्रायंगल होता है,
है ना, त्रिभुज होता है, तो वो हम यहाँ पे ऐसे तीर के ऊपर बना के रखेंगे या फिर लिख के रखेंगे, ताप दिया या ऊष्मा दी या हीट दिया। ठीक है, तो ये है इसका मतलब। तो अब ये मैंने आपको पूरा A to Z पढ़ा दिया है, जो एनसीईआरटी में भी दिया हुआ था वो भी मैंने आपको पढ़ा दिया है। तो आप ज़्यादा ना क्या करें, जो सपोर्ट मटेरियल है उससे उसको थोड़े अच्छे से तैयार कर लें, क्योंकि जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं वो ज़्यादातर इसी में से आते हैं, और जो इम्पोर्टेंट होगा वो सब मैं आपको बताता चलूँगा। अगर आपको नोट्स की ज़रूरत होगी तो आप मेरे को कमेंट करके बता दीजिए, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करा दूँगा। थैंक यू।